एवरीवन। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, हम पिछले वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। तो इकोलॉजी क्या होता है, हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी। उसके 3 प्रकार हमने पढ़े थे। पहला जीव संख्या का पिरामिड, उसके बाद जीव भार का पिरामिड और उसके बाद ऊर्जा का पिरामिड। तो हम पिछले वीडियो क्लास में जीव संख्या का पिरामिड देख चुके थे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले जीव भार का पिरामिड। अगर हम जीव भार का पिरामिड देख रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं कि जीव भार का पिरामिड किसे कहते हैं। जीव संख्या का पिरामिड हम देख चुके हैं, उसके बाद जीव भार का पिरामिड देखेंगे। तो जीव भार का जो पिरामिड होता है, इसमें किसी भी इकोसिस्टम में एक फूड चेन के ट्रॉपिक लेवल में जीवों के संपूर्ण जीव भार के अनुपात को शो करने वाला पिरामिड क्या कहलाता है? जीव भार का पिरामिड कहलाता है। जैसे घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड और वन का जो पिरामिड होता है वो सीधा बनता है। देखते हैं ये कैसे बनता है। अगर हम अगर हम एक वन के पिरामिड की बात कर रहे हैं, वन का या एक वृक्ष का पिरामिड, तो भार के अनुसार लेना है। अगर हम एक वृक्ष की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा वजन किसका होगा? एक पूरे वृक्ष का, ना कि उस पर बैठने वाले पक्षियों का वजन, है ना। सबसे ज़्यादा भार जो होता है एक वृक्ष का होता है, फिर वृक्ष के ऊपर बैठने वाले पक्षियों का वजन, फिर उससे कम वजन किसका होगा? उस छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का। तो इस तरीके से अगर हम एक वृक्ष का या एक वन की पारिस्थितिक पिरामिड का बात करेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड, तो वो जो होता है हमेशा सीधा बनता है। इसी तरह हम घास के मैदान की भी अगर बात कर रहे हैं तो घास के मैदान का जो पिरामिड होता है, अगर हम घास के मैदान का पिरामिड देखें तो घास के मैदान का पिरामिड कैसा बनेगा? वो भी सीधा बनेगा, क्योंकि वहाँ पे घास का वज़न ज़्यादा होगा, फिर उसके ऊपर बैठने वाले पक्षियों का वज़न, है ना। लेकिन अगर हम उसी के ठीक इसमें देखें कि तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, अगर हम भार के अनुसार देखें तो सबसे ज़्यादा वज़न किसका होता है? बड़ी मछलियों का, फिर उससे कम वज़न छोटी मछलियों का, फिर उससे कम वज़न किसका होगा? जो उसमें पाए जाने वाले उत्पादक होते हैं, हरी शैवाल या तो इनका वजन होता है। तो तालाब का पारिस्थितिक तंत्र अगर हम देखें, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में अगर हम देखें जीव भार का पिरामिड, तो जीव भार का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। तो ये याद रखना है कि किसी भी इकोसिस्टम में एक फूड चेन के ट्रॉपिक लेवल में जीवों का संपूर्ण जीव भार के अनुपात को शो करने के लिए जो पिरामिड को हम बनाते हैं वो कहलाता है जीव भार का पिरामिड। अगर हम घास के मैदान या फिर एक वन के पिरामिड की बात करें तो उसमें जीव भार के अनुसार जो होता है ये पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। लेकिन हम अगर तालाब की बात कर रहे हैं तो तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड जो होता है हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं ऊर्जा का पिरामिड। अगर हम ऊर्जा के पिरामिड की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार के इकोलॉजी के मतलब पारिस्थितिकी में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ऊर्जा का केवल 10% भाग ही ट्रांसफ़र हो पाता है। जो बाकी का 90% भाग होता है वो ऊर्जा के विभिन्न कार्यों में वेस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र हमेशा कैसा होगा? सीधा बनेगा। जैसे कि हम सब लोग देख रहे हैं, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ ये देखिए, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होगा? सीधा ही बनेगा, उसमें कोई चांसेस नहीं है कि वो कभी उल्टा बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि खाद्य श्रृंखला में उपस्थित भोज्य पदार्थ जो होता है जंतुओं द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार भोजन का लगभग 90% भाग जंतुओं के श्वसन में प्रयोग में आ जाता है और बाकी का 10% भाग जो होता है भोजन के भाग और उनके शरीर के निर्माण में यूज़ होता है। तो जो अगले ट्रॉपिक लेवल में जीवधारियों को प्राप्त होता है, प्रत्येक स्तर पर संचित ऊर्जा का संबंध जो होता है ऊर्जा के पिरामिड के द्वारा बनता है। तो ये ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होगा? सीधा बनेगा। देखते हैं इसे कैसे होता है। हम यहाँ एक डायग्राम देख रहे हैं। अगर हम इसमें डायग्राम में देखें तो उत्पादकों को जो होता है प्रकाश ऊर्जा का 1% भाग प्राप्त होगा। उत्पादक जैसे हरी घास है ना, शैवाल वगैरह, तो इसका सन से कितनी एनर्जी से प्राप्त होंगी? केवल 1% भाग, जिसके द्वारा वो प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। लेकिन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जब उत्पादक को खाते हैं, ठीक है, फर्स्ट श्रेणी की जो उपभोक्ता होते हैं वो उत्पादक को खाते हैं, तो ये 1% ऊर्जा के भाग में से केवल 0.1% भाग जंतुओं के शरीर में जाता है। मतलब कि 0.9% भाग अभी भी क्या होगा? 0.9% भाग नष्ट हो जाता है।
तो सेकंड श्रेणी की जो उपभोक्ता होते हैं उनमें प्रथम श्रेणी की उपभोक्ता से 0.1% एनर्जी का भाग उनको प्राप्त होगा, जिसमें से वो केवल 0.01% ऊर्जा के भाग को शरीर निर्माण में यूज़ कर पाएंगे। शेष जो होता है 0.09% भाग ऊर्जा जो होती नष्ट हो जाती है। इस प्रकार हम देखें तो ऊर्जा की मात्रा कम होती चली जाएगी, जिससे ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होगा, सीधा बना, हमें सीधा बनते हुए दिखाई देगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है, तो वो आप लोगों को याद रखना है कि हमेशा वो कैसा होता है, सीधा बनता है। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारे पिरामिड का टॉपिक। इसके बाद एक टॉपिक आपके सिलेबस में और आता है, वो होता है एनर्जी फ्लो या ऊर्जा प्रवाह। तो सबसे पहले एनर्जी फ्लो क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इकोसिस्टम के जैविक घटकों को जो होता है जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु आवश्यक होती है। तो इकोसिस्टम में ये ऊर्जा जो होती है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है, और सूर्य की इस लाइट एनर्जी का गतिज ऊर्जा में या विकिरण ऊर्जा में चेंज हो जाता है। तो प्लांट जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा को भोजन या रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। इस प्रकार जो होता है प्लांट उत्पादक को खाकर इन प्लांट के शरीर में संचित भोजन ऊर्जा को ग्रहण कर लेती। तो इस प्रकार जो होता है सूर्य से निकली प्रकाश ऊर्जा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है। मतलब इसी तरीके से ये जो सूर्य के द्वारा निकली हुई प्रकाश ऊर्जा होती है वो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होना, ये क्या कहलाता है, ऊर्जा का ट्रांसफ़र या एनर्जी फ्लो कहलाता है। तो वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो सोर्स से ग्रहण की गई ऊर्जा को उत्पादक की विकिरण, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता में क्रमशः ट्रांसफ़र होते जाती है। तो ये ऊर्जा का जो ट्रांसफ़र होना होता है वो एनर्जी फ्लो कहलाता है। तो इसमें आपने देखा होगा तो ये ऊर्जा का ट्रांसफ़र जो होता है ऊष्मागतिकी के नियमों के द्वारा होता है। तो ऊष्मागतिकी के 3 नियम होते हैं। पहला नियम ये बोलता है कि ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर दूसरा नियम देखें तो ऊर्जा स्थानांतरण के समय कुछ ऊर्जा जो होती है अनुपयुक्त रह जाती है, जिसके कारण ऊर्जा का रूपांतरण के समय ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट होती है। अगर तृतीय नियम देखें ऊष्मागतिकी का, तो एक ट्रॉपिक लेवल से प्रवाहित होने वाली ऊर्जा जो होती है उस लेयर पर होने वाले संपूर्ण स्वांगीकरण जैव भार के उत्पादन मतलब कि P, और उसमें होने वाले श्वसन मतलब कि R के बराबर होती है। तो फॉर्मूला हो जाएगा A=P+R। तो ये 3 नियम होते हैं ऊष्मागतिकी के। अगर हम इसके चरण देखें तो ऊर्जा प्रवाह के 2 चरण होते हैं। पहला तो सौर ऊर्जा का संग्रहण, इसमें क्या होता है ग्रीन प्लांट के द्वारा सनलाइट विकिरण ऊर्जा को फूड एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करना ही इकोसिस्टम में ऊर्जा का संग्रहण कहलाएगा, जिसमें प्लांट जो होते हैं सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा का केवल 1% या 2% भाग ही संग्रहित कर पाते हैं। बाकी का शेष भाग जो होता है वातावरण और अन्य पदार्थों को गर्म करने या नष्ट करने में यूज़ हो जाता है। दूसरा जो होता है ऊर्जा का पथ या प्रवाह, तो इस चरण में ग्रीन प्लांट जो होते हैं या उत्पादक द्वारा संचित की गई ऊर्जा का पारिस्थितिक तंत्र में ट्रांसफ़र होता है। इसमें जो होता है डॉक्टर केसी मिश्रा के अनुसार देखें तो प्लांट द्वारा भोज्य पदार्थों के रूप में संचित ऊर्जा का 90% भाग जो होता है जीवों की क्रियाओं और उसके शरीर के भार ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। बाकी 10% भाग जो होता है वो इकोसिस्टम की अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इकोसिस्टम में यही क्रम चलते रहता है। ये लास्ट में मृत जीवों के शरीर में शेष ऊर्जा के कुछ भाग को बाहरी वातावरण में फ्री कर देते हैं और कुछ का उपयोग स्वयं करते हैं। तो ये जो है सबसे पहले लिंडमैन नामक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार जो है प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पर ऊर्जा ट्रांसफ़र के समय उस ट्रॉपिक लेवल में केवल 10% का भाग का संचयन होता है, बाकी का 10% का यूज़ होने के कारण इसे हम 10% का नियम भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं लिंडमैन का प्रयोग जो है उसे देख लेते हैं। जैसे कि हमने बताया अभी कि ऊर्जा
फ्लो क्या होगा, ऊर्जा के निर्माण और विनाश, ऊर्जा का ना ही निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, हमको पता है, केवल उसका रूपांतरण होता है। तो ऊर्जा के रूपांतरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा चेंज होकर इस तंत्र के बाहर निकल आ जाती है और एक इकोसिस्टम में ऊर्जा का संचार जो होता है उसी के द्वारा जीव जीवित रहते हैं। तो पृथ्वी के सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उत्पादक इस ऊर्जा का रूपांतरण खाद्य ऊर्जा के रूप में करते हैं और इसी ऊर्जा का उपयोग जो होता है उपभोक्ता और अपघटनकर्ता जीव दोनों करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए सनलाइट से एनर्जी किसे प्राप्त हो रही है, हरी घास को, उत्पादक से कौन ले रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर उसे द्वितीयक उपभोक्ता, फिर उसे तृतीयक उपभोक्ता, और फिर वो उनके डेड होने के बाद फिर से वो बची कुची ऊर्जा कहाँ जा रही है, वातावरण में। तो ऊर्जा का ये चक्र चलते रहेगा। तो एक ट्रॉपिक लेवल बन जाता है इसमें, जैसे पहले ऊर्जा T1 में, फिर T2 में ट्रांसफ़र होंगी, फिर T3, फिर T4, है ना। इस तरीके से ट्रॉपिक लेवल चलते रहेगा। अगर हम देखें तो उत्पादक में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, तो 6CO2 + 12H2O सन एंड लाइट और ग्रीन प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है क्या बनाता है, C6H12O6, 6H2O और 6O2। उसी तरह रेस्पिरेशन में ठीक क्या होगा, रेस्पिरेशन में C6H12O6 + 6O2, रेस्पिरेशन में क्या होता है, CO2 + H2O, और एनर्जी बाहर निकलती है। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसे होगा, सूर्य से कहाँ आता है, ये सन से कहाँ आता है, पौधों में मतलब कि उत्पादक में, और पौधों से जंतुओं में मतलब कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक में, और फिर उसके बाद कहाँ आता है, अपघटनकर्ता में। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो स्वयंपोषी प्लांट होते हैं जिसे खाद्य ऊर्जा को उत्पादित करते हैं, ये सभी शाकाहारी जंतु अपने भोजन के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। शाकाहारी जंतु इस ऊर्जा का केवल 10% भाग ही संचित कर पाते हैं, बाकी का जो 90% भाग होता है जैविक क्रियाओं में यूज़ हो जाता है। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो थे लिंडमैन, उन्होंने सन 1942 में ट्रॉपिक लेवल की स्टडी की और उन्होंने बताया कि प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में ऊर्जा की गणना देखी गई है। उन्होंने कहा कि ट्रॉपिक लेवल में कितनी ऊर्जा प्रवेश करती है और दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक कितनी ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है, जिससे उस ट्रॉपिक लेवल की जीवधारी क्षमता जो होगी ज्ञात की जा सकती है। तो वह कितनी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, उनके अनुसार किसी ट्रॉपिक लेवल में कितनी ऊर्जा उपस्थित है, और ज्ञात करने के लिए उसी लेवल पर अवशोषण के द्वारा कितनी ऊर्जा कम हो जाती है, उसे घटाकर ऊर्जा की दर ज्ञात कर लेते हैं। अगर हम डायग्राम में देखें, हमें डायग्राम दिखाई दे रहा है R1, R2, R3, R4। अगर R1 से लेके, ये जो हमें डायग्राम दिखाई दे रहा है, अगर हम R1 से लेके R4 तक एक ट्रॉपिक लेवल की ऊर्जा को शो करें, तो दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर ऊर्जा ट्रांसफ़र फर्स्ट से लेके 4 तक प्रदर्शित होंगी, जो क्या होगा, जो उत्पादक को सूर्य से प्राप्त होती रहेगी। तो उसे R1 से शो करेंगे, जो सूर्य से प्राप्त हो रही है उत्पादक को, उसे हम किससे शो कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायग्राम में देख रहे हैं, जो सूर्य से सन से प्राप्त हो रही है ऊर्जा, उसे हम किससे शो कर रहे हैं, R1 से। ठीक है, तो फिर R1 से प्राप्त की गई ऊर्जा जो है कौन ग्रहण कर रहा है, यहाँ R2, फिर R3, फिर R4। इस तरीके से एक पूरा डायग्राम शो हो रहा है, जिसे लिंडमैन के अनुसार ट्रॉपिक लेवल की दर को ज्ञात किया जा सकता है, इन्हीं के अनुसार। तो ये जो प्रयोग था वो किसका था, लिंडमैन के एनर्जी फ्लो का एक डायग्राम था। ओके, तो आज की क्लास में हमने देखा कि इकोलॉजिकल पिरामिड के 3 प्रकार और एनर्जी फ्लो क्या होता है। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।